हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। सुपर संडे बायोलॉजी क्लास में एक बार फिर से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, आज की सुपर संडे बायोलॉजी क्लास के अंदर इस चैप्टर का पोस्टमार्टम करेंगे, तो देर किस बात की क्लास के साथ में जुड़ जाइए। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक आपको ये जानना है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं और उन क्वेश्चन पर आपको बाद में फोकस करना है। बच्चों, बहुत ही शानदार तरीके की आज की क्लास होने वाली है, जिसमें आपको इस चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन देखने को मिलेगा। दूसरी काम की ये बात है कि एमसीक्यूज के मामले में इस चैप्टर का ये अंतिम क्लास होने वाला है। बच्चा, बहुत ही शानदार तरीके की आज की क्लास होगी, सुपर संडे बायोलॉजी क्लास। चलो जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल के ऊपर दिख रहा है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दिया। वह बीज जिनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है। देखो किसकी बात कर रहा है, एंडोस्पर्म एब्सेंट की बात कर रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं, गैर एल्बुमिन कहते हैं, एल्बुमिन कहते हैं। ये दोनों ही ठीक हैं, ये दोनों ही ठीक नहीं है। बताइए फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कौन से ऑप्शन का आप चयन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, मसालेदार, आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बच्चों, बहुत सारी जानकारियां हर ऑप्शन के साथ में हम लेकर के चलेंगे। मैं वेट कर रहा हूं, आपके पहले क्वेश्चन के आंसर का इंतजार कर रहा हूं। दीजिएगा, आपके लिए सोचने और समझने का अपना वही टाइम रहेगा। 5 से 10 सेकंड का समय आपके पास सोचने और आंसर देने का रहेगा। बिल्कुल दीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों, इसको किसके नाम से जानते हैं, गैर एल्बुमिन के नाम से जानते हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ। जैसे देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, जैसे सेम है, चना है, मटर है, मूंगफली है। ये जो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड एग्जाम्पल हैं, आपको ध्यान रखना है। सेम, चना, मटर, मूंगफली, ये जो होते हैं इनके अंदर भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। यानी होता क्या है कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, भ्रूण का डेवलपमेंट होता है, तो इसको संपूर्ण रूप से काम में ले लिया जाता है। इसको किसके नाम से जानते हैं, देखो ये क्या लिखा हुआ है, देखो क्या, गैर एल्बुमिन। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एल्बुमिन रहित बीज भी कह सकते हैं। इसको अभ्रूणपोषी बीज के नाम से भी जानते हैं। बच्चों ध्यान देना, एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ। गैर एल्बुमिन बीज क्या होते हैं, यानी इसका जो एल्बुमिन होता है, जो भ्रूणपोष होता है, वो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में यानी भ्रूण के परिवर्धन में कंप्लीटली काम आ जाता है। शेष कुछ भाग बचता नहीं है। जैसे सेम है, चना है, मटर है, मूंगफली। गैर एल्बुमिन को एल्बुमिन रहित बीज के नाम से जानते हैं, अभ्रूणपोषी बीज के नाम से भी जानते हैं। फिर देखो बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन पर भी हम बात कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर तो 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन हम चर्चा 2 नंबर ऑप्शन की भी करते हैं। बच्चों देखो क्या यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एल्बुमिन। एल्बुमिन का मतलब ये होता है कि जैसे ही एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, इसमें जो भ्रूणपोष आता है काम में, उसका कुछ भाग शेष रह जाता है। बिल्कुल ऐसे कर लोगे। इसको एल्बुमिन भ्रूणपोषी बीज के नाम से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, जैसे देखो इसके अंदर गेहूँ आ जाएगा, मक्का आ जाएगा, बाजरा आ जाएगा। देखो गेहूँ, मक्का, बाजरा, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक एग्जाम्पल आपको अरंडी का याद भी रखना है। तो गेहूं, मक्का, बाजरा, अरंडी, ये तो एल्बुमिन बीज के एग्जाम्पल हैं और ये ऊपर वाले एल्बुमिन रहित बीज के एग्जाम्पल हैं। बिल्कुल पहला ही क्वेश्चन समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं। बहुत शानदार क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से तो ये मानो कि रामबाण साबित होने वाला क्वेश्चन है। बात कर लेता हूं मैं 2 नंबर क्वेश्चन की। निम्न में से कौन भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो निम्न में से कौन भ्रूणपोष युक्त बीज का उदाहरण है। इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हमने पहले क्वेश्चन के दूसरे ऑप्शन में कर दिया। देखो बच्चों, मक्का, गेहूं, बाजरा, उपरोक्त सभी, बिल्कुल इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन होगा। इन ऑप्शन के अलावा आपको एग्जाम्पल एनसीईआरटी में जो दिया हुआ अरंडी, इसका एग्जाम्पल और आपको याद रख लेना है। बिल्कुल चलो तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। विपुंसन की क्रिया निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विपुंसन की क्रिया जो होती है निम्न में से किसके लिए उपयुक्त होती है। पहले तो बच्चों आपको ये ध्यान होना चाहिए विपुंसन किसको कहते हैं। तो देखो क्या होता है कि परागकोश के परिपक्व होने से पहले ही चिमटी के द्वारा हटा देना ही विपुंसन कहलाता है। किसके लिए उपयुक्त होता है, द्विलिंगी पुष्प के लिए, एकलिंगी पुष्प के लिए, इन दोनों के लिए, या इन दोनों के लिए ही नहीं। दीजिए करेक्ट आंसर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इसका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यानी द्विलिंगी पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों होते हैं ना, उसके लिए तो उपयुक्त होता है। एकलिंगी के लिए तो वैसे भी उपयुक्त नहीं होता है, यानी उसमें तो विपुंसन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि उसमें तो एक ही लिंग है। बिल्कुल, तो बात कर लिया 3 नंबर क्वेश्चन का, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, भ्रूणपोष का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है
दोहरा निषेचन से, त्रिसलियन से, युग्मनज से, वास्तविक निषेचन से। दीजिए करेक्ट आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर संडे क्लास बायोलॉजी की पहला चैप्टर का पोस्टमार्टम कर रहे हैं, तो देर किस बात की। जुड़िए सभी विद्यार्थी आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में, और आपके दिमाग में एक एक लाइन बैठ जानी चाहिए पहले चैप्टर की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, बहुत ही धमाकेदार क्लास अपनी चल रही है बच्चों। भ्रूणपोष का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका 2 नंबर क्वेश्चन, इसका 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, त्रिसलियन के द्वारा होगा। देखो बच्चों बात क्या होती है, यानी जो ध्रुवीय काय होता है, द्वितीयक केंद्रक होता है, पहले से वो 2n है। परागनलिका का एक निर्गमक इसके साथ में आकर के जुड़ता है और एक त्रिगुणित संरचना का निर्माण कर लेता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, देखो PEN के नाम से जानते हैं। PEN का फुल फॉर्म होता है बच्चों प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर, यानी इसके अंदर क्या हो जाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र की संरचना बन जाती है, जो आगे जाकर के किसके अंदर डेवलप्ड हो जाती है, भ्रूणपोष के अंदर। और ये घटना क्या कहलाती है, देखो इसके अंदर क्या होता है, त्रिसलियन होता है, आपके सामने स्पष्ट है। यानी 2n के अंदर एक n और मिल गया तो आपके सामने त्रिगुणित संरचना डेवलप्ड हो गई। तो 4 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपने सामने करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की। और निम्न देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं पाया जाता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोबाइल स्क्रीन के ऊपर धमाकेदार क्वेश्चन एक बार फिर से दिखा। द्विबीजपत्री भ्रूण की बात कर रहा है, भ्रूण ये अक्ष नहीं होता उसके अंदर, नहीं को ध्यान से पढ़ लेना बच्चों, बिल्कुल। 2 बीजपत्र, मूलगोप, प्रसलक। दीजिए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आप करेक्ट करने वाले हैं। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन कि इनमें से कौन ऐसा है जो द्विबीजपत्री भ्रूण में नहीं पाया जाता। बिल्कुल आंसर दीजिएगा। देखो बच्चों भ्रूणीय अक्ष बिल्कुल पाया जाता है, द्विबीजपत्री पादपों के अंदर या भ्रूण के अंदर 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, डेफिनेटली राइट है। मूलगोप भी पाया जाता है लेकिन प्रसलक नहीं पाया जाता, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो एक बीजपत्री जो पादप होते हैं उनके अंदर एक बीजपत्र पाया जाता है, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्रसलक के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा इसको बच्चों, याद रख लेना, स्कूटेलम के नाम से भी जानते हैं। एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है कि प्रसलक या स्कूटेलम के नाम से किसको जानते हैं, एक बीजपत्र को जाना जाता है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। हर एक ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, इसलिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको क्लास में आउटपुट दिखाना है। बच्चों देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, भ्रूण का निष्क्रिय दशा में, कंडीशन में, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर एम्ब्रियो का देखो प्रवेश कर जाना क्या कहलाता है, दीप्तिकालिता कहलाता है, प्रसुप्ति कहलाता है, वसंतीकरण कहलाता है, नन ऑफ दीज कहलाता है। 6 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है, भ्रूण का निष्क्रिय दशा में चला जाना क्या कहलाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसका, तो आप आंसर कर ही लेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, जिसको किसके नाम से जानते हैं, प्रसुप्ति के नाम से जानते हैं। निष्क्रिय अवस्था में जाएगा तो प्रसुप्ति के नाम से जाना जाएगा। अब देखो बच्चों 7 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से आभासी फल नहीं है। देखो निम्न में से आभासी फल नहीं है, देखो आपको ध्यान रखना बच्चों, फल 2 प्रकार के होते हैं। एक फल होता है जिसको सत्य फल के नाम से जानते हैं, सत्य फल को आप वास्तविक फल के नाम से भी जानते हैं। एक फल होता है जिसको असत्य फल के नाम से जानते हैं, इसको आप आभासी फल के नाम से भी जानते हैं। बच्चों इसको आप मिथ्या फल के नाम से भी जानते हैं, मिथ्या। बच्चों इसको आप झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। ये लो पोस्टमार्टम, बिल्कुल। जब फल का विकास डेवलपमेंट किससे होता हो, अंडाशय से। जब फल का विकास किससे हो जाए, अंडाशय से। इस प्रकार के फल को सत्य फल के नाम से जानते हैं। अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग, जैसे फॉर एग्जाम्पल पुष्पासन से हो जाए, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसको किसके नाम से जानते हैं, असत्य, झूठा, आभासी, मिथ्या फल के नाम से जानते हैं। तो अखरोट, स्ट्रॉबेरी, सेब, ये तीनों ही किस फल के एग्जाम्पल माने जाते हैं, आभासी फल के माने जाते हैं। जबकि आम जो होता है वो सत्य फल है। आम कैसा फल है, सत्य। तो यहाँ पर अपना 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों की तरफ से एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। अब बात करता हूं मैं 8 नंबर क्वेश्चन की, प्रेरित अनिषेक फलन किस हार्मोन द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन एक बार मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। अनिषेक फलन, देखो पार्थेनोजेनेसिस की बात करते हैं हम, तो अनिषेक फलन की बात जब करते हैं तो देखो अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है कि बिना निषेचन के फल का डेवलप्ड हो जाना अनिषेक फलन हो गया। लेकिन प्रेरित की बात कर रहा है, इंड्यूस्ड की बात कर रहा है, तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, कुछ हार्मोनों का छिड़काव कर देते हैं, जिससे प्रेरित अनिषेक फलन देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो देखो ऑक्जिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, 4 नंबर ऑप्शन में कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। तो बच्चों याद रखना, ऑक्जिन और जिब्रेलिन ऐसे हार्मोन होते हैं, प्लांट हार्मोन होते हैं जो प्रेरित अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं।
याद रह जाएगा, प्रेरित अनिषेक फलन को प्रेरित करते हैं, यानी यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और वैसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, साइटोकाइनिन आ ही गया तो ये पेड़ पौधों के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला पादप हार्मोन है। कोशिका आ जाए ना तो किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में कि साइटोकाइनिन का काम क्या होता है, तो पेड़ पौधों के अंदर कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला प्लांट हार्मोन माना जाता है, प्लांट हार्मोन माना जाता है। बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फर्स्ट चैप्टर का। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल, देखो मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई की गई, वहां से खजूर के बीज मिले, कितने वर्ष पुराने थे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई की गई थी और वहां पर खजूर के बीज देखने को मिले थे। कितने साल पुराने थे, 10,000 वर्ष पुराने थे, 2,000 वर्ष पुराने थे, 100 वर्ष पुराने थे, 500 वर्ष पुराने थे। बहुत शानदार क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। दीजिए इसका करेक्ट आंसर, आप क्या सही उत्तर करने वाले हैं इसका, दीजिए बच्चों। देखो पहले तो आपको इसका ध्यान रखना है। देखो इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, 2000 साल पुराना था। बच्चों मैं थोड़ी सी बात और करना चाहूँगा इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। जो खजूर मिला था उसका नाम था फोएनिक्स, याद रह जाएगा, फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा, 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 डेक्टिलीफेरा। देखो फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा नाम का खजूर था जिसके बीज कितने साल पुराने थे, 2000 साल पुराने थे। और ये कहाँ से मिले थे बच्चों, मृत सागर के पास किंग हेराल्ड के महल की खुदाई से प्राप्त हुए थे। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का, फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा। ये जो लिखा हुआ नहीं समझ में आ रहा तो मेरा उच्चारण सुन लो, फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा ये खजूर का नाम है। बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाऊंगा। फिर दूसरी बात यहाँ पर इसी क्वेश्चन में लिखने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। इसी कड़ी में मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो देखो ऐसे ही देखो क्या हुआ था, एक बात कर लेते हैं हम। आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा, आर्कटिक टुंड्रा लिख दिया मैंने, से खनित, यहाँ से भी एक खनन किया गया था, तो यहाँ से भी खनित किया गया था। और जब इनका खनन किया गया था आर्कटिक टुंड्रा से, तो ल्यूपिनस आर्कटिकस के बीज प्राप्त हुए थे। ल्यूपाइन, देखो मैं लिख रहा हूँ ल्यूपाइन, ल्यूपिनस आर्कटिकस, दिख ही नहीं रहा कैसे लिखूँ, दोबारा लिख रहा हूँ मैं, ल्यूपाइन, लिख लोगे आराम से देख करके, ल्यूपिनस आर्कटिकस के बीज प्राप्त हुए थे। वो बच्चों 10,000 वर्ष पुराने थे। वो कितने साल पुराने थे, 10,000 वर्ष पुराने थे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, खजूर वाले जो बीज थे वो तो 2000 वर्ष पुराने थे। खजूर का नाम मैंने क्या बताया था, फोएनिक्स डेक्टिलीफेरा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना, आर्कटिक टुंड्रा से खनित ल्यूपाइन ल्यूपिनस आर्कटिकस के जो बीज प्राप्त हुए थे वो 10,000 साल पुराने थे। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर वहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर आप 1 नंबर मत कर देना, बिल्कुल। अब देखो बात करते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने बहुभ्रूणता का उल्लेख किया था। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसने बहुभ्रूणता का खोज किया था या उल्लेख किया था, पंचानन माहेश्वरी, ल्यूवेनहोक, नवास्चिन, हेन्स्टीन। देखो बच्चों क्रम से चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पंचानन माहेश्वरी की। पंचानन माहेश्वरी ने असंग जनन के बारे में बताया था और असंग जनन के 3 प्रकार बताए थे। असंग जनन के कितने प्रकार बताए थे पंचानन माहेश्वरी ने, 3 प्रकार। कौन कौन से थे, देखो एक शब्द तो आता है अनावर्ती असंग जनन, एक आता है पुनरावर्ती असंग जनन, एक आता है अनावर्ती और एक आता है पुनरावर्ती असंग जनन, और तीसरा होता है बच्चों अपस्थानिक। क्या होता है, अपस्थानिक। तो देखो पंचानन माहेश्वरी तो था असंग जनन के प्रकार बताने वाला। देखो असंग जनन के एक तो अनावर्ती, एक पुनरावर्ती, एक अपस्थानिक असंग जनन, बिल्कुल याद रह जाएगा। मैं इसको यहाँ से काट रहा हूँ, फिर आगे 2 नंबर ऑप्शन के बारे में जाऊँगा। अब देखो ल्यूवेनहोक आया है, ल्यूवेनहोक के बारे में हम बात करते हैं। देखो निम्नलिखित में से किसने बहुभ्रूणता के बारे में बताया था, तो बताने वाला कौन था, ल्यूवेनहोक। यहाँ पर इस क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पंचानन माहेश्वरी के बारे में मैंने बताया था, इसने असंग जनन के 3 प्रकार बताए, अनावर्ती, पुनरावर्ती और अपस्थानिक। ये जो नवास्चिन है, नवास्चिन नामक वैज्ञानिक ने 1898 के अंदर, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, 1898 के अंदर क्या किया था, इस साइंटिस्ट ने द्विनिषेचन डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी पेड़ पौधों के अंदर, याद रह जाएगा। और 2 थे, एक तो था आप लिख सकते हो लिलियम और एक फ्रिटिलेरिया और लिलियम, ऐसे 2 थे जिनके अंदर इन्होंने किसकी खोज की थी,
दिव्य निषेचन की खोज की थी। हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक ने, अभी हेनस्टीन वाला लिख देता हूं मैं, हेनस्टीन ने क्या किया था, ध्यान देना, कैप्सेला बर्सा, बहुत शानदार धमाकेदार क्लास, कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस, ये एक प्लांट है पेस्टोरिस में किसका अध्ययन किया था, एम्ब्रियो का अध्ययन किया था। तो भ्रूण का अध्ययन पेड़ पौधों में आवर्तबीजी पादपों में एम्ब्रियो की स्टडी करने वाला हेनस्टीन नामक वैज्ञानिक था, जो कैप्सेला बर्सा पेस्टोरिस पादप के अंदर अध्ययन करता है। लेकिन इस 10 नंबर क्वेश्चन का अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 2 नंबर ऑप्शन लिवेन हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, बीज का बाह्य आवरण क्या कहलाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेस्टा कहलाता है, टेगमेंट कहलाता है, सीड कोट कहलाता है, ऑल ऑफ दीज कहलाता है। देखो बीज का बाह्य आवरण, हम जानते हैं बीजांड से बीज का डेवलपमेंट होता है। एक बात तो आपकी खोपड़ी में ये बैठ जानी चाहिए कि जैसे ही हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट, तो बीजांड से किसका डेवलपमेंट होता है, बीज का डेवलपमेंट होता है। देखो बच्चों हमने पढ़ा था बीजांड के ऊपर 1 या 2 आवरण पाए जाते हैं, जिनको हम इंटेगुमेंट के नाम से जानते हैं, अध्यावरण के नाम से। बाह्य आवरण को बाह्य अध्यावरण और आंतरिक आवरण को आंतरिक अंत अध्यावरण के नाम से जानते हैं। जब बीजांड बीज में बदलता है तो बीजांड के ऊपर पाए जाने वाले अध्यावरण ही किसका निर्माण करेंगे। एक बात तो आपको ये याद रखनी है, बीज का बाह्य आवरण किसके द्वारा बनता है, बीजांड के अध्यावरण के द्वारा बनता है, जिनको सीड कोट के नाम से जानते हैं। लेकिन अगले ने पूछा बाह्य आवरण, तो बच्चों याद रखना बाह्य आवरण को टेस्टा कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन अपना क्लियर हो जाएगा। अंतःचोल जो अंत आवरण होता है उसको टेगमेन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और टेस्टा प्लस टेगमेन इज इक्वल सीड कोट, टेस्टा और टेगमेन मिलकर के सीड कोट बनाते हैं, यानी बीज का चोले बनाते हैं। बिल्कुल याद रह जाएगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की, कच्चे नारियल का सफ़ेद गुद्दा किस प्रकार के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। वेरी नाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे नारियल की बात कर सकते हो, कच्चे नारियल की बात कर सकते हो। पानी के चारों ओर पाए जाने वाला सफ़ेद गुद्दा, जिसको गिरी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, जिसको किसके नाम से जानते हैं, गिरी के नाम से भी जानते हैं, उसका वो किस प्रकार के भ्रूणपोष का एग्जाम्पल है। मुक्त केंद्र के भ्रूणपोष का, कोशिकीय भ्रूणपोष का, ये दोनों ही ठीक हैं, ये दोनों ही ठीक नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं सीधा जाता हूँ ऑप्शन के पास में, 2 नंबर की ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। कोशिकीय भ्रूणपोष का एग्जाम्पल माना जाता है। केंद्रकीय, मुक्त केंद्रकीय भ्रूणपोष जो होता है वो तो नारियल का पानी होता है, बिल्कुल। अब देखो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जल में डूबे हुए पौधों में किस प्रकार का परागण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल में डूबे हुए पौधों में किस प्रकार का परागण होता है। अधोजल परागण होता है, अधिजल परागण होता है। परागण उनमें होता नहीं है, या फिर 4 नंबर ऑप्शन कहता है कि 1 और 2 दोनों सही हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन में आप क्या करेक्ट करने वाले हैं, क्या सटीक बैठने वाला है आपके हिसाब से। यहाँ पर क्लास थोड़ी लॉन्ग हो रही है क्योंकि एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है बच्चों, सुपर संडे क्लास है और बायोलॉजी का पहले चैप्टर का बेहतरीन पोस्टमार्टम किया जा रहा है। हर एक ऑप्शन को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ बच्चों। तो देखो जल में डूबे हुए पौधे होते हैं, उनमें परागण होता है अधोजल प्रकार का, याद रखिएगा, अधोजल परागण पाया जाता है। और जल की सतह पर तैरने वाले होते हैं, उनके अंदर अधिजल प्रकार का। तो आपको 30 नंबर क्वेश्चन में 1 नंबर ऑप्शन करना है। देखो भुट्टा ओब्लिक कॉर्न केव में किसके द्वारा परागण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का आज बेहतरीन तरीके से पोस्टमार्टम किया जा रहा है। लाइनों के बीच बीच में से क्वेश्चन बनाए। भुट्टा कॉर्न केव, पहले तो आपके दिमाग में होना चाहिए साहब भुट्टा क्या होता है, तो आप समझ गए होंगे भुट्टा, मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इसका आंसर दीजिए। यदि मैं इसका सही नाम बता दूंगा तो आप तुरंत आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल, देखो भुट्टा जो होता है वो मक्का का नाम है, तो यहाँ पर अपने पास में 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी वायु के द्वारा उसके अंदर क्या होता है, परागण की घटना होती है। अब बात करते हैं पराग कणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही शानदार लाइन। पराग कणों का जीवाश्म के रूप में संरक्षित होना किसके कारण से होता है। बाह्य चोल के कारण से होता है, अंतःचोल के कारण से होता है, स्पोरोपोलिनिन के कारण से होता है, ऑल ऑफ दीज के कारण से होता है। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी बच्चों के आंसर आने चाहिए इस क्वेश्चन से। ये बहुत ही मस्त क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है, मसालेदार। तो ध्यान रखना बच्चों, स्पोरोपोलिनिन के कारण से, किसके कारण से, 3 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। स्पोरोपोलिनिन के कारण से जीवाश्म जो होते हैं ना, परागकण जो होते हैं ना, वो जीवाश्म के रूप में संरक्षित हो जाते हैं। इसी कड़ी में हम 16 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन परागकण एलर्जी कारक है। देखो निम्न में से कौन परागकण एलर्जी कारक है। गाजर घास, चिनोपोडियम, ज्वार घास, ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से ऐसा कौन सा परागकण है जो पराग एलर्जी का काम करता है, एलर्जी कारक है।
तो देखो गाजर घास भी है बच्चों, याद रखना गाजर घास की जगह कांग्रेस घास आ जाए तो भी आपको यही करना है। इसकी जगह बच्चों पार्थेनियम आ जाए तो भी आपको यही करना है। देखो पार्थेनियम, तो देखो इसके अंदर पहला ऑप्शन भी करेक्ट है। चिनोपोडियम भी एलर्जी का काम करता है, ज्वार घास भी एलर्जी का काम करती है। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट है हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दीज। कांग्रेस घास, गाजर घास, पार्थेनियम, चिनोपोडियम, ज्वार, सारे के सारे परागकण जो हैं वो एलर्जी कारक माने जाते हैं। इसी कड़ी में बात करते हैं बच्चों, जोस्टेरा क्या है? जोस्टेरा क्या है? जोस्टेरा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोस्टेरा क्या है? समुद्री जलीय घास है, लवणीय जल का पौधा है, परजीवी बीज है, नन ऑफ दीज है। जोस्टेरा क्या है? बहुत शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखा। जोस्टेरा क्या है? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका 1 नंबर ऑप्शन अपना क्लियर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, यानी समुद्री जलीय घास है एक प्रकार का जोस्टेरा। 18 नंबर क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, परागकोश का स्फुटन परागकोश की किस भित्ति के कारण से होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चों के कमेंट में आंसर सही आना चाहिए एकदम। परागकोश का जब स्फुटन होता है तो परागकोश की किस भित्ति के कारण से होता है? कौन सी लेयर उत्तरदायी होती है? बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा, टेपिटम, एंडोथीसियम, जिसको अंतस्थीसियम के नाम से जानते हैं। दीजिए बच्चों करेक्ट आंसर 18 नंबर क्वेश्चन का। बहुत शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। जी हाँ बिल्कुल, इसका 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एंडोथीसियम। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था एंडोथीसियम के अंदर बच्चों किसके जमाव होने के कारण से? एल्फा सेलुलोज के जमाव होने के कारण से रेशेदार पट्टियां बन जाती हैं, जिसके कारण से एंडोथीसियम की प्रकृति जो होती है वो आर्द्रता ग्राही हो जाती है। जब परिपक्व परागकोश का स्फुटन होता है तो एंडोथीसियम से जल बाहर निकलता है, जिसके कारण से दाब लगने के कारण से भित्तियां खिसक जाती है और परागकोश का स्फुटन हो जाता है। और एंडोथीसियम के अंदर भी एक विशेष प्रकार का भाग पाया जाता है, याद रखना बच्चों, जिसको स्टोमियम कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? स्टोमियम। और स्टोमियम को ओस्ट कोशिका कहते हैं। और ओस्ट कोशिका में बच्चों एल्फा सेलुलोज नहीं पाया जाता है, जहाँ से ये भित्ति टूट जाती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधा एंडोथीसियम आ जाए, एंथोथीसियम आ जाए, तो करेक्ट आंसर करना है। यदि स्टोमियम और ओस्ट कोशिका भी यदि ऑप्शन में मिलते हैं तो आपको ये करेक्ट करना होगा, बिल्कुल। अब बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की। वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला में किसके द्वारा परागण होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। जल के द्वारा, कीट के द्वारा, वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा। दीजिए करेक्ट आंसर, वेलिसनेरिया तथा हाइड्रिला में किसके द्वारा परागण होता है? तो सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, 1 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, जल के द्वारा परागण होता है। 20 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन पर। प्रोनुबा कीट किस पादप के साथ में सहसंबंध बनाता है या संबंध बनाता है? के साथ सहसंबंध बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है। आँख के साथ, यूका पादप के साथ, एमोर्फोफिलस के साथ, हाइड्रिला के साथ। दीजिए करेक्ट आंसर। ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोनुबा कीट किस पादप के साथ में सहसंबंध बनाता है, रिलेशनशिप बनाता है? आंसर का वेट कर रहा हूँ, बिल्कुल आंसर दीजिएगा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों नोट्स में लिखने इन सारे के सारे क्वेश्चनों को, 2 नंबर ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। यूका पादप जो होता है उसके साथ में प्रोनुबा कीट से संबंध बनाता है। इसके अलावा देखो एमोर्फोफिलस की विशेषता की बात कर लेता हूँ। बच्चों याद रखना, ये एमोर्फोफिलस जो होता है वो 6 फीट ऊंचा पुष्प होता है। इसके अंदर क्या होता है? अंडे देने का सुरक्षित स्थान माना गया है बच्चों। यानी एमोर्फोफिलस जो होता है 6 फीट ऊंचा पुष्प होता है, जिसके अंदर अंडे देने का सुरक्षित स्थान माना गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तो सुपर संडे बायोलॉजी क्लास के अंदर, आज की बेहतरीन क्लास के अंदर 2020 मैच खेला गया, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन मिले। आपको बताना है कि सुपर संडे क्लास के अंदर 20 क्वेश्चन में से आपके कितने ठीक हुए। और ये फर्स्ट चैप्टर का MCQ जो था वो आज की क्लास में खत्म हो गया। अब नए चैप्टर के साथ में जुड़ेंगे, नए MCQs के साथ में। तब तक के लिए जितनी भी पीछे की ऑनलाइन बेहतरीन क्लास आई हैं उनमें बहुत सारे फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड MCQs बने, सारों को नोट्स में लिखना है। और आज की जो सुपर संडे क्लास रही, इसके क्वेश्चन भी एक जगह आपको लिखने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया, कमेंट में ज़रूर पूछना है, तुरंत प्रभाव के साथ में आपको उत्तर मिलेगा। बस आपके सेवा में तत्पर, हमेशा तत्पर रहूँगा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।